दोस्तों अभी हाल ही में सेबी ने एक प्रपोजल रखा है। जो अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो यकीन मानिए एनएससी का आईपीओ और फिर रिलायंस जियो का आईपीओ को आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि एनएससी और रिलायंस जियो के आईपीओ में ऐसी क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि इनके आईपीओ को आने में टाइम लग रहा है। तो दोस्तों कुछ प्रॉब्लम है जो ऑब्वियसली मार्केट के रेगुलेशन को लेकर है, जिसके बारे में हम बात करेंगे इस पूरी वीडियो में। और मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या वो प्रॉब्लम्स हैं, और अगर सेबी का प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर इस आईपीओ को आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में सेबी ने एक प्रपोजल रखा है जिसमें ऐसा कहा गया है, अभी जो एग्जिस्टिंग रूल है मार्केट फ्लोट को लेकर। अब मार्केट फ्लोट का रूल क्या है पहले वो मैं समझा देता हूं आपको। अगर मान लीजिए किसी कंपनी का आईपीओ आने के बाद उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ से ज्यादा का होता है, तो अभी दोस्तों उसके पास अपने मैक्सिमम अभी उसको अपने 10% तक का शेयर बेचने का अधिकार है। यानी वो अपने 10% शेयर्स का दोस्तों आईपीओ लेकर आ सकते हैं। और वहीं अगर ये मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ का है तो अभी ये रूल है 5% का। इवन अगर 5 लाख करोड़ भी है तो भी ये आईपीओ का रूल दोस्तों 5% का है। यानी 5 लाख करोड़ के ऊपर की भी वैल्यूशन है तब भी वो अपने 5% शेयर डाइल्यूट कर सकते हैं, यानी 5% का आईपीओ लेकर आ सकते हैं। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 5% भी अगर 5 लाख का निकालेंगे तो लगभग 25,000 करोड़ रुपए हो जाता है। और ऑब्वियसली दोस्तों पास्ट में अगर आपने देखा होगा तो हुंडई मोटर्स का आईपीओ आया था जिसका आईपीओ साइज लगभग 28,000 करोड़ का था। तो ऑब्वियसली दोस्तों आप सोच रहे हो कि फिर क्या प्रॉब्लम है यार, एनएससी का भी आईपीओ आ सकता है और फिर रिलायंस जियो का भी आईपीओ आ सकता है। तो दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि रिलायंस जियो की वैल्यूएशन जो अभी सिटी ने निकाली है उसके अकॉर्डिंग रिलायंस जियो की वैल्यूएशन है दोस्तों 120 बिलियन डॉलर, यानी 10.4 लाख करोड़ की। अब अगर सोचो इस वैल्यूएशन पे अगर कंपनी अपना आईपीओ लेकर आना चाहे तो मार्केट फ्लोट के हिसाब से अगर वो 5% का अगर अपना क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो फिर आईपीओ का जो साइज बनेगा दोस्तों लगभग 60,000 करोड़ के आसपास का बन जाएगा। अब 60,000 करोड़ का आईपीओ, अब आप सोच रहे हो कि ऐसा तो है नहीं यार कि इंडियन मार्केट में एब्जॉर्ब ना हो पाए, क्योंकि हुंडई मोटर्स भी 28,000 करोड़ का आईपीओ था। उससे पहले एलआईसी का आईपीओ आया था, वो भी फुल हो गया था। लेकिन उसके पहले दोस्तों पेटीएम का आईपीओ आया था, वो भी फुल हो गया था। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ नहीं है। अगर 60,000 करोड़ का आईपीओ कंपनी लेकर आ जाती है तो ऐसा नहीं कि वो फुल नहीं हो जाएगा, क्योंकि क्यूआई भी है, एनआईआई है। लेकिन जनरली आप देखेंगे मेन बोर्ड आईपीओ में 35% कोटा दोस्तों रिटेल के लिए रिजर्व होता है। अब 60,000 का 35% निकालेंगे दोस्तों तो इतनी लिक्विडिटी रिटेल को प्रोवाइड कराना बहुत मुश्किल की बात है। इसका मतलब ये है, आपने इवन अगर हुंडई मोटर्स के आईपीओ में भी देखा होगा तो वो आईपीओ फुल जरूर हो गया था, फुल्ली सब्सक्राइब जरूर हो गया था, लेकिन वहां पर रिटेल पोर्शन सिर्फ आधा ही भरा था। यानी आधे शेयर्स वहां पर वैकेंट रह गए थे, यानी आधे के लिए बोली नहीं लग पाई थी। और सीधी सी बात है, जब इतना बड़ा आईपीओ आएगा तो हो सकता है कि मार्केट लिक्विडिटी का इश्यू हो जाए, यानी शेयर्स इतने सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और ऑब्वियसली डिमांड कम हो जाएगी। तो फिर आईपीओ लाने का जो रीजन होता है दोस्तों वो फुलफिल नहीं हो सकता है, लिक्विडिटी के इशू हो सकते हैं। इस वजह से दोस्तों सेम रिलायंस जियो की बात करें या फिर हम एनएससी की बात करें तो ये फ्री फ्लोट वाला जो चक्कर पड़ रहा है ना, क्योंकि अगर आप एनएससी की आईपीओ वैल्यूएशन भी देखें तो एनएससी भी लगभग 15 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन की डिमांड वहां पर कर रहा है कि अपना आईपीओ वैल्यूएशन लगभग 15 बिलियन डॉलर के आसपास का रखना चाह रहे हैं, यानी लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास का। तो इस वजह से अगर 5% पे वो भी लेकर आए तो वैसे तो अगर आप देखेंगे 5 लाख करोड़ का तो लगभग 20,000 करोड़ का आईपीओ बनता है दोस्तों। लेकिन अगेन रिटेल कैटेगरी में हो सकता है कि इतना ज्यादा लिक्विडिटी ना रहे, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी, आईपीओ को आने में डिले हो रहा था। तो सेबी ने जो अभी करंट में प्रपोजल रखा है दोस्तों, उनका कहना है कि अगर पोस्ट आईपीओ मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी कंपनी का 50,000 करोड़ से ज्यादा का होता है तो अभी जो 10% वाला रूल है उसको कम करके वो 8% ले जाना चाहते हैं। और 1 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है तो लगभग 2.75% के ऊपर दोस्तों अगर 5 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है तो फिर यहाँ पर 2.5% यानी शेयर्स अपने आईपीओ में वो डाल सकते हैं। अगर ये रूल एप्लीकेबल हो जाता है तो आप समझ के देखिए कि रिलायंस जियो की जो वैल्यूएशन लगभग 10.4 लाख करोड़ की है, अगर 2.5% वाला रूल हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं आईपीओ का जो साइज होगा ऑब्वियसली दोस्तों 25-30 हजार करोड़ के आसपास आ जाएगा। और फिर वहां पर हाई पॉसिबिलिटी बनेगी कि लिक्विडिटी का इशू ना आए। और सेम अगर बात करें एनएससी के साथ तो एनएससी का आईपीओ जो भी है तो उनका भी फिर आईपीओ का टिकट साइज दोस्तों ऑब्वियसली कम होगा और वहां पर फिर हो सकता है कि रिटेल कैटेगरी में भी लिक्विडिटी का इशू ना आए, यानी कि सप्लाई जो है वो डिमांड को मैच कर पाए और फिर आराम से आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी हो सके। हालांकि दोस्तों दोनों आईपीओ अगर बात करें तो जब भी आएंगे तो इंडियन मार्केट में बस तो इन दोनों कंपनी का है ही ऑब्वियसली। इवन अगर प्री आईपीओ मार्केट में देखें तो एनएससी का शेयर जो है प्री आईपीओ मार्केट में भी ट्रेड होता है और करेंटली अगर इसकी प्राइस देखें तो लगभग 21-22 सौ रुपए के आसपास है।
एनएसई की अगर दोस्तों बिज़नेस की भी बात करें तो एनएसई का एक्सचेंज का बिज़नेस है। ऑब्वियसली जहाँ बीएसई एक ऑलरेडी लिस्टेड स्टॉक है, अगर एक्सचेंज सेगमेंट की बात करें क्योंकि और अगर ओवरऑल अगर आप देखिए रिजल्ट और फाइनेंशियल्स भी देखेंगे दोनों कंपनी के, बीएसई बहुत पुराना इंडेक्स है, सबसे पुराना इंडेक्स है। वहाँ पर डिलीवरी तो यानी स्टॉक्स तो काफ़ी ट्रेड करते हैं, सेंसेक्स सबसे पुराना इंडेक्स भी है। लेकिन फिर भी अगर डेरिवेटिव सेगमेंट की बात करें यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करें, तो बीएसई पर जो अभी सेगमेंट ट्रेड होते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट, ऑलमोस्ट 10-15% के आसपास होते हैं एनएसई का। फिर भी दोस्तों लगभग बीएसई का जो स्टॉक प्राइस है, लगभग अभी 24-2500 रुपए के आसपास दोस्तों ट्रेड हो रहा है। तो अगर एनएसई की फाइनेंशियल्स की भी अगर हम दोस्तों बात करें, तो एनएसई के अगर रिजल्ट्स मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर फाइनेंशियल्स भी कंपनी के बढ़िया हैं। इवन अगर इनके रेवेन्यू देखें, तो 2024 में जहाँ इनका रेवेन्यू था 14,780 करोड़, वहीं 2025 में ये बढ़कर हो गया है दोस्तों 17,141 करोड़। अब ऑब्वियसली दोस्तों जैसे-जैसे हम टाइम आगे बढ़ेगा, सीधी-सी बात है इंडियन मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ता ही जा रहा है लोगों का, यानी कि नए-नए इन्वेस्टर डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं। फिर डीमैट अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर में करेंगे, चाहे कोई सी भी आपकी डिपॉजिटरी हो, अल्टीमेटली एक्सचेंजेस का बिज़नेस फिर आगे बढ़ने वाला है और इस वजह से उनके रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं अगर इनकी ओवरऑल अगर किसी बिज़नेस के लिए मेन बात करें तो पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। तो अगर पैट की बात करें दोस्तों तो 2024 में जहाँ इनका प्रॉफिट था 8,406 करोड़ के आसपास का, वहीं इस साल 2025 फाइनेंशियल ईयर में ये प्रॉफिट बढ़कर हो गया है 12,188 करोड़ का, यानी कि लगभग 40% से ज़्यादा का इंक्रीमेंट है पिछले साल से इस साल में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। और ऑब्वियसली ये क्यों हो रहा है, वो मैं आपको रीज़न यहाँ पर बता ही चुका हूँ। और इसी वजह से अगर आप देखें कि प्री आईपीओ मार्केट में भी ऑब्वियसली दोस्तों बहुत ओवर वैल्यूड प्राइस पर करीब मिल रहा है ये शेयर लगभग 21-2200 रुपए पे। तो अगर आप प्री आईपीओ शेयर खरीदना चाहते हैं एनएसई का, तो हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, वहाँ पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और मैं एक और चीज़ बता दूँ दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ये मेरा पर्सनल पॉइंट है और पर्सनल एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर आप एनएसई का आईपीओ खरीदना चाहते हैं, तो अपनी रिस्क समझ कर आइए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर आइए। हमारे पास जो रिसर्च रिपोर्ट अवेलेबल है, बाकी सब एकदम पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो ओवरऑल अगर आप देखें, तो अगर ये जो चीज़ इम्प्लीमेंट होगी अगर आगे जाके, यानी जो सेबी का जो प्रोस्पेक्टस है, यानी सेबी जो ये रूल लाने वाली है, अगर ये फ्री फ्लोट वाला रूल दोस्तों कम हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर एनएसई और फिर रिलायंस जियो और बाकी बहुत सारे जो आईपीओ आने वाले हैं, अगर मेन बोर्ड आईपीओ देखें जैसे फ़ोन पे की वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो फिर इस तरीके के आईपीओ को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं होगा दोस्तों। तो आई होप जल्दी से ये आईपीओ आएँ और ऑब्वियसली जब आएँगे तो इंडियन मार्केट में बस तो रहेगी। हालाँकि दोस्तों पास्ट में अगर आप देखें पास्ट हिस्ट्री, जो मेन बोर्ड आईपीओ की रही है जिसके बहुत बड़े-बड़े जो आईपीओ थे, चाहे हम बात कर लें हुंडई मोटर्स की या फिर एलआईसी की या उससे पहले अगर पेटीएम की बात करें, तो मेन बोर्ड आईपीओ ने लिस्टिंग पर उतना ज़्यादा कमाल नहीं दिखाया, लेकिन ऑब्वियसली दोस्तों वो कंपनी अच्छी है। पेटीएम को छोड़ दिया जाए तो एलआईसी, हुंडई मोटर्स का तो जो आईपीओ था पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल था। यानी कि सीधी-सी बात है, जो पैसा आया है उनके पास, वो ऑलरेडी जो एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर थे वो लेकर चले गए। कंपनी ग्रोथ में उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं। एलआईसी ने जो अपना हिस्सा बेचा था दोस्तों 3.5%, एलआईसी अच्छा काम कर रही है और ऑब्वियसली दोस्तों उनके स्टॉक प्राइस में भी आपको ये मूवमेंट देखने को मिल रही है दोस्तों। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा है? वीडियो सही लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।